नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फिर चाहे दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, या फिर दोस्तों आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम में भी आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सही है ना, जो सही कथन होगा उसको हमें बताना है। पहला है, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। दूसरा ऑप्शन, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और चौथा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। और आपका जो पांचवा पॉइंट है, आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और 6 पॉइंट है आपका, एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकता है। तो इनमें से कौन कौन से जो आपके ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो दिया है, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। और क्या होगा? दूसरा जो ऑप्शन है, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये भी आपका सही कथन कहा गया है। और तीसरे में कहा गया है, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसी तरह जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और पांचवा है, आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और छठवा है, एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक हो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सा सही होगा आपका? 1, 2 और 4 जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन किस में दिया है, तो वो दिया है आपका 1, 2 और 4, है ना। तो 1, 2 और 4 जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सही है ना, कौन जो सही है उसको यहाँ फिर से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तीसरा है आपका, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं। और चौथा है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा वो बताना है। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? यहाँ पे आपके पहले में कहा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, तो ये भी आपका सही है कि राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल से भी क्या करते हैं? परामर्श करते हैं। और चौथा है आपका, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके चारों जो ऑप्शन हैं करेक्ट होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है ना, क्योंकि वह क्या है? विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? पहला ऑप्शन है आपका, राष्ट्रपति करेगा। दूसरा है राज्यपाल। तीसरा है सक्षम न्यायालय। और चौथा है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। तो कौन करेगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या? सक्षम न्यायालय करेगा, है ना। जो सक्षम न्यायालय होगा वही जो है इसका घोषणा करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सक्षम न्यायालय। अगला प्रश्न है, एक विधेय
विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद भेजा गया है। इसी बीच विधानसभा घटित हो गई है ना, विघटित हो गई। अब क्या होगा? पहला ऑप्शन है विधेयक जो है व्यापगत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका यदि यह विधान परिषद द्वारा पारित हो गया तो वह कानून बन जाएगा। तीसरा है नई विधानसभा पर पुनर्विचार करेगी। और चौथा है यह राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, विधेयक व्यापगत हो जाएगा, है ना। विधेयक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लैप्स्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है ना। जो भारत में कैलेंडर का यूज करते हैं वो कौन से कैलेंडर को मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, दूसरा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, तीसरा है भारतीय कैलेंडर, चौथा है विक्रमी कैलेंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन से कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। ऑप्शन नंबर बी ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है ना। कौन से जो ये अनुच्छेद है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए उनके हितों के संरक्षण को बताया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 27, दूसरा है अनुच्छेद 28, तीसरा है अनुच्छेद 29, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 30। तो कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा अनुच्छेद 29, है ना। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए विषय में क्या सही नहीं है ना। राष्ट्रपति को उनके पद से क्या करने के लिए, हटाने के लिए जो है कौन सा जो होगा यहाँ पे आपका विषय नहीं होगा, है ना। कौन सा रिमूव करने के लिए, है ना, उनके पद से हटाने के लिए कौन सा विषय सही नहीं होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रस्ताव संसद के किसी भी संसद सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा है प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक है। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत को पारित जो है होना चाहिए। और फिफ्थ ऑप्शन है प्रस्ताव संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि राज्यसभा के उपसभापति को उनके पद से हटाने के लिए कौन सा जो कथन होगा यहाँ पे विषय सही नहीं होगा, है ना। कौन कौन सा सही नहीं होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन में कहा गया है प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और क्या कहा जा रहा है? दूसरा ऑप्शन में प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में कहा गया है प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आवश्यक है। तो ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है प्रस्ताव सदन के तत्कालिक सदस्य के बहुमत द्वारा से पारित होना चाहिए। तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फिफ्थ ऑप्शन में कहा गया है प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के लिए बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। और हमें कथन में मतलब हमारे जो प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें रॉन्ग खोजना था। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 3 और 5 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 1, 3, 5 देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 1, 3, 5 तो वो तीसरे ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्वन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है धर्मसूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा ऑप्शन है स्रोत सूत्र और चौथा है विशिष्ट सूत्र।
तो कौन से वैदिक ग्रंथ में आपके पुंसवन से लेकर के मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज और संस्कार को वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका गृहसूत्र, है ना, ऑप्शन नंबर बी गृहसूत्र करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियायत से चांद बीबी संबंधित है ना? दक्कन के कौन से रियायत है जिससे चांद बीबी जो है संबंधित है? पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा है गोलकोंडा, तीसरा है अहमदनगर, चौथा है आपका बरार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका अहमदनगर, है ना, अहमदनगर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? पहला ऑप्शन है आपका स्थापत्य, दूसरा है चित्रकला, तीसरा है मूर्तिकला और चौथा है आपका नृत्य। तो मुगलों ने भारतीय संस्कृति को किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका स्थापत्य कला को, है ना, आर्किटेक्चर को दिया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? पहला ऑप्शन है चंपारण आंदोलन में, दूसरा है खेड़ा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल और चौथा है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अग्रिम भूमिका किस में निभाई थी? तो वो निभाई थी बारदोली आंदोलन में, है ना, बारदोली सत्याग्रह यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है आपका लॉर्ड लिनलिथगो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वितीय और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय किस वायसराय पर बम फेंका गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की है ना? किसने खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है 1929 में की? पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, दूसरा है मौलाना मोहम्मद अली, तीसरा है अबुल कलाम आज़ाद, चौथा है मौलाना शौकत अली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुदाई खिदमतगार की संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में की, है ना। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? किसने जो है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, याद रखिएगा, पश्चात किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा है आपका आचार्य विनोबा भावे, चौथा है आचार्य कर्वे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्वे ने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका आचार्य विनोबा भावे, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आचार्य विनोबा भावे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल के जनक कौन है ना? मानव जो भूगोल है उसके जनक कौन है, उसके पिता कौन है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा है कार्ल सवर, तीसरा ऑप्शन है विडाल डी ला ब्लाश और चौथा है जीन ब्रूंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव भूगोल के जनक कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें थोड़ा एरर है, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ल सवर दिया गया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है कि फ्रेडरिक रेडजेल, ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो जो है मानव भूगोल के जनक नहीं है ना, क्योंकि मानव भूगोल के जनक के रूप में कॉल रिटर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कॉल रिटर को जाना जाता है ना। तो व्यापम ने इस प्रश्न को जो है विलोपित कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा कार्ल रिटर को जाना जाता है ना। यहाँ पे आपका कार्ल रिटर जो होगा
करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया है ना। तो याद रखिएगा, कार्ल रिटर ने मानव भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो बॉम्बे हाई है वो कौन से खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है हीरा, चौथा है आपका बॉक्साइट। तो बॉम्बे हाई जो है कौन से खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बागानी फसल है, जो बागानी फसल है वो कौन सी? बहुत ही इजी प्रश्न है। बागानी फसल, पहला ऑप्शन है आपका धान, दूसरा है गेहूं, तीसरा है जूट, चौथा है आपका चाय। तो बागानी फसल इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? चाय, है ना। चाय जो होगा आपका बागानी फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये प्रश्न जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। जितने भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम है उसमें भिलाई संयंत्र से लेकर एक प्रश्न जो है जरूर आता है। तो इसको आप जरूर से याद करिए या फिर इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका जर्मनी, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है आपका सोवियत रूस, है ना। तो पश्चिम जर्मनी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भिलाई इस्पात किसके संयंत्र जो है कौन से देश के सहयोग से बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सोवियत रूस, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका सोवियत रूस जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जो सीकासेर बांध है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? पहला ऑप्शन है सोंढूर, दूसरा है महानदी, तीसरा है हसदो नदी पर, चौथा है आपका पैरी नदी पर। तो सीकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे पैरी नदी, है ना। ऑप्शन नंबर डी पैरी नदी पर जो है सीकासेर बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिग्मी का निवासी क्षेत्र क्या है? जो पिग्मी है उनका निवास स्थान जो है कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका केन्या, दूसरा है ग्रीनलैंड, तीसरा है जायर, चौथा है कजाकिस्तान। तो पिग्मी का निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या? जायर, है ना। ऑप्शन नंबर सी जायर जो होगा पिग्मी का निवास स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जो वर्ल्ड है उसमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? पहला ऑप्शन है 33 है, दूसरा है आपका 63 वर्ग किलोमीटर, या फिर तीसरा ऑप्शन 133 वर्ग किलोमीटर, और फोर्थ है 163 वर्ग किलोमीटर। तो विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये भी प्रश्न को व्यापम ने जो है विलोपित कर दिया है ना। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होता है। और एक प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ये प्रश्न भी आपको कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। और इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है ना। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है ना? भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में, है ना, जो सेकेंडरी आपका क्या है एरिया है, उसमें किसको जो है सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है विनिर्माण, दूसरा है विद्युत, तीसरा है निर्माण, चौथा है आपका खनन एवं उत्खनन। तो भारतीय अवस्था के जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको में किस में शामिल नहीं किया गया है? किस चीज को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका खनन और उत्खनन को जो है यहाँ पे शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 2001 से लेकर 2011 तक की अवधि में
छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 24.23%, दूसरा ऑप्शन है 19.7%, तीसरा ऑप्शन है 22.61% और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2001 से लेकर 2011 तक के अवधि में छत्तीसगढ़ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका क्या, वो होगा 22.61% है ना। तो याद रखिएगा, एग्जाम में इसको कई बार ये डेटा पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाएगी? किसको जो है राष्ट्रीय आय कहेंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय आय, चौथा है आपका सकल राष्ट्रीय आय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय जो है किसे कहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहे जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जो नेट नेशनल इनकम है ना, वही जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया? भारतीय निवेश नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1966 से 1969 की अवधि, दूसरा है 1978 से 1980 की अवधि, तीसरा ऑप्शन है 1990 से 1992 की अवधि और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भारतीय नियोजन में योजना अवकाश की अवधि किसे कहा गया है? कौन सा सन इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 1966 से 1969 की अवधि है ना। 1966 से 1969 की अवधि यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है ना। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जो है जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है आपका स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तीसरा है आपका स्वर्गीय मोरारजी देसाई और चौथा है स्वर्गीय नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम को जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी है ना। ऑप्शन नंबर 20 इंदिरा गांधी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। बहुत इजी प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं ना। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत कृषि की जो कृषि जो है भारत की आत्मा है ना। कृषि क्या है? भारत की आत्मा है। यह कथन किसने दिया है? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है आपका महात्मा गांधी। तो भारत जो कृषि जो है भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका महात्मा गांधी ने कहा है कि कृषि जो है भारत की आत्मा है ना। तो याद रखिएगा, कृषि भारत की आत्मा है, यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा है ना। जो भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है आपका 1973, दूसरा है 1991, तीसरा है 1997 में, चौथा है आपका 2000 में। तो भारत में जो विदेशी विनिमय है प्रबंधक अधिनियम यानी कि जो फेमा है उसको कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2000 में जो है फेमा को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक आदर्श अमीटर एवं एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक आदर्श अमीटर और वो साइंस से प्रश्न पूछा गया आपका कि अमीटर और वोल्टमीटर में प्रतिरोध कितना होता है। एक आइडियल है ना, आइडियल अमीटर और आइडियल जो है वोल्टमीटर के। तो पहला ऑप्शन है आपका आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होगा और दूसरा है आपका आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च। दूसरा ऑप्शन है आपका उच्च और 0, तीसरा है 0
और निम्न, और चौथा है आपका शून्य और अनंत। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है आपका 0 यानी शून्य होता है ना। और जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होते हैं उसके प्रतिरोध आपके अनंत होते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होगा और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होते हैं। और जो आपके अमीटर होते हैं उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, सीरीज में जोड़ते हैं, अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। और जो आपका जो वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? तो इसको हमेशा समांतर क्रम में पैरेलल जोड़ते हैं ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो वो शून्य होता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू किस पर निर्भर करता है? किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक म्यू है वो किस पर निर्भर करेगा? पहला ऑप्शन है माध्यम का तापक्रम, दूसरा है आपतित किरण का तरंगदैर्ध्य, तीसरा है माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, चौथा है उपयुक्त सभी। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है इन सभी कारकों पर डिपेंड करता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न जो धातुएं हैं, धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको धातुएं दिए गए हैं, उनकी जल से क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में जो है आपको जमाना है। पहला है आपका जस्ता, दूसरा है लोहा, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है आपका सोडियम। तो जल से क्रियाशीलता के क्रम में जो है आपको यहाँ पे जमाना है। तो सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, है ना। बढ़ते क्रम में जमाना है तो आपको सबसे कम से लेकर के ज्यादा तक जाना है। तो सबसे कम क्रिया कौन करेगा? लोहा, है ना। लोहा जो होगा यहाँ पे आपका सबसे कम क्रियाशील होगा। उससे थोड़ा अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आयरन होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा। उससे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। उससे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएंगे? तो मैग्नीशियम आपके उससे अधिक क्रियाशील हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, है ना। क्योंकि सोडियम को आपने देखा होगा, अगर आपने प्रयोग किया होगा तो पानी पर जलने पर ये क्या होता है? जलने लगता है, फूटने लग जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? सोडियम। और सबसे कम क्रियाशील आयरन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सूची मिलाने के लिए यानी कि सही जोड़ी बनाने के लिए दिया गया है, जिसमें सूची ए में ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक, है ना। दूसरा है सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, तीसरा है सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु, और चौथा है ऊष्मा का दुर्बलतम चालक, और पांचवा है आपका सबसे हल्की धातु। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बताना है कि जो आपको कौन कौन से जो होंगे यहाँ पे सही होंगे। तो ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे उत्तम चालक क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? चांदी, है ना। चांदी जो होता है आपका ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5 हो जाएगा, है ना। ए का 5। बी जो दिया है सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, सो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका 1। और सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु, है ना। सबसे ज्यादा जो है आघातवर्धनीय धातु कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन होता है? जिसको हम खींच सकते हैं, तान सकते हैं। तो आघातवर्धनीय तो हो जाएगा आपका क्या? सोना, है ना। तो सोना यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, सी का 3। और डी का क्या हो जाएगा? तो डी ऊष्मा का दुर्बलतम चालक। ऊष्मा का दुर्बलतम चालक क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका सीसा, यानी कि 2 हो जाएगा डी का। और सबसे हल्की धातु कौन सी बच गई? तो वो हो गई आपका ई का क्या हो जाएगा? लिथियम, है ना। लिथियम जो होता है आपका सबसे हल्की धातु हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया? सही जोड़ी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है ऑप्शन किस में दिया है। ए का 5 और बी का 1, है ना। ए का 5 दिया है आपका और बी का 1, जो कि आपका यहाँ पे
जो है तीसरा ऑप्शन में आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए का 5 और बी का 1, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए जो आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। इसके आगे के पार्ट जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी करेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर बनाते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो है बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।